मुंबई, जो कि इंडिया के कोंकण कोस्ट पे बसा हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट का कैपिटल है और इंडिया का फाइनेंशियल, कमर्शियल और एंटरटेनमेंट कैपिटल है। पर क्या आप जानते हैं, मुंबई का ज़्यादातर हिस्सा लैंड रिक्लेमेशन से बना है। लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे एक नया लैंड यानी कि ज़मीन क्रिएट किया जाता है। समझाता हूँ। आज से 300 साल पहले ये एक सिंगल आइलैंड नहीं था, बल्कि इसकी जगह 7 अलग अलग आइलैंड हुआ करते थे, जिनमें पुर्तगाली राज किया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आइलैंड चाहिए था और इसके लिए उन्होंने इस पर कई बार अटैक किए, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र मुंबई पे ही क्यों थी? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे था नेचुरल हार्बर, और मुंबई का ये हार्बर इंडिया का सबसे बड़ा हार्बर है। नेचुरल हार्बर होने के कारण यहाँ पे शिप्स आते रहते थे और ट्रेड भी काफ़ी होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी इंपॉर्टेंस को जानते थे, इसलिए इसे जीतना चाहते थे। जब कई बार वो इसे जीतने में असफल रहे तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। वो ये कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स II की शादी पुर्तगाली के प्रिंसेस कैथरीन के साथ करा दिया जाए और बदले में ये आइलैंड ले लिया जाए, और ऐसा ही हुआ 1661 में। देखा जाए तो टेक्निकली मुंबई दहेज में मिली ब्रिटिशर्स को। जब चार्ल्स II को ये बात पता चली कि इन टापुओं के बीच कम्युनिकेशन की समस्या है और कुल मिला के यहाँ पे ज़मीन 18 स्क्वायर माइल यानी कि 46 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है, तो उन्होंने 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड पर ईयर की लीज पे मुंबई दे दिया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी फाइनली उसे वो मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 में अपना हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट किया। हेडक्वार्टर शिफ्ट होते ही यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और साइमल्टेनियसली लैंड की डिमांड भी बढ़ने लगी। लैंड की कमी पूरी करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन 7 आइलैंड को जोड़ने का निर्णय लिया। 1708 में माहिम और सियोन के बीच एक कॉजवे बनाया गया। 1782 में विलियम हॉर्नबी, जो कि उस समय गवर्नर ऑफ मुंबई थे, उन्होंने महालक्ष्मी और वर्ली को जोड़ने का काम शुरू करवाया। ऐसे करते करते कई कॉजवे बनाए गए इन आइलैंड्स के बीच। 18वीं शताब्दी के इस समय में बॉम्बे रिशेप्ड हो रहा था हॉर्नबी विलार्ड प्रोजेक्ट से। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था लैंड रिक्लेमेशन इन 7 आइलैंड्स के बीच। पहाड़ों को तोड़ा गया, उससे निकली मिट्टी से ज़मीन को भरा गया, और फाइनली सन 1845 में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ, और 46 स्क्वायर किलोमीटर का मुंबई अब 484 स्क्वायर किलोमीटर का बन गया है, और अब एक्सपेंड होते होते 603 स्क्वायर किलोमीटर का बन गया है। आज कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता मुंबई को देख के कि पहले ये शहर 7 आइलैंड्स में था और आइलैंड्स के बीच समुद्र था। लगभग 200 स्काई स्क्रैपर्स और 12,000 हाई राइज बिल्डिंग्स के साथ मुंबई हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई राइजेस इन इंडिया। अब जहाँ भी चले जाएं मुंबई में आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिखेंगी। यहाँ पे सिर्फ ऊंची इमारतें ही नहीं, कॉलोनियल बिल्डिंग्स भी हैं, जो कि मुंबई के कॉलोनियल पीरियड को काफ़ी खूबसूरती के साथ बयां कर रही हैं। लेट्स स्टार्ट विद गेटवे ऑफ इंडिया। 20वीं शताब्दी में बनी ये इमारत 85 फीट ऊंची है। इसे बनाया गया था किंग एम्परर जॉर्ज V के स्वागत में। ये पहले ब्रिटिश मोनार्क थे जो कि भारत आए दिसंबर 1911 में। इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनी इस इमारत का फाउंडेशन स्टोन मार्च 1913 में रखा गया और 1924 में ये जाके पूरा हुआ। इसके बनने के बाद इसे इंपॉर्टेंट कॉलोनियल पर्सनल के सेरेमोनियल एंट्रेंस टू इंडिया के तौर पे यूज़ किया जाने लगा, और यही वो इमारत है जहाँ से इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद लास्ट ब्रिटिश ट्रूप्स ने भारत छोड़ा 28 फरवरी 1948 में, सिग्नलिंग द एंड ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने है ताजमहल पैलेस होटल, जिसे बनवाया था जमशेदजी टाटा ने 1903 में, even before the foundation for the Gateway of India was laid. Interestingly, this building was also the first in Bombay to be lit by electricity. ये है रीगल सिनेमा, and according to the Limca Book of Records, इट इज़ द फर्स्ट एयर कंडीशन थिएटर ऑफ इंडिया। 1933 में खुला ये सिनेमा हॉल
is one of the last single screen theater left in Mumbai. रीगल सिनेमा से मैं निकला CST की तरफ और रास्ते में मुझे काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो अगर आप लोग पार्किंग वाली जगह पे नहीं करोगे तो यही हाल होगा बॉम्बे में। ये इतनी बड़ी फेजर उठा ली गई है। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और इसके अंदर है राजाबाई क्लॉक टावर, जिसकी हाइट 85 मीटर है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये टावर 1869 में बनना शुरू हुआ और 1878 में जाके पूरा हुआ एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन केम टू 5,55,000। इस अमाउंट में से एक बड़ा हिस्सा प्रेमचंद रॉयचंद ने डोनेट किया, एक शर्त के साथ कि इस टावर का नाम उनकी मां के नाम पे रखा जाए, राजाबाई। यह है फ्लोरा फाउंटेन, जो कि बनाया गया था 1864 में एंड इट डेपिक्ट्स द रोमन गॉडेस फ्लोरा। ई रीडिंग और बिंज वॉचिंग के ज़माने में अगर आपको किताबों से प्यार है देन फ्लोरा फाउंटेन बुक स्ट्रीट इज़ द प्लेस फॉर यू। यहाँ पे आपको हर तरह की किताबें मिलेंगी। ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ये है एस्प्लेनेड हाउस। 130 साल पुराना बिल्डिंग है और यहाँ पे पहले जमशेद जी टाटा रहा करते थे। अब जमशेद जी टाटा की बात चली रही है तो एक फैक्ट बताता हूँ। जमशेद जी टाटा पहले भारतीय थे जिनके पास कार थी। एंड फाइनली मैं पहुंचा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, एक आइकॉनिक हिस्टोरिक रेलवे टर्मिनस और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 144 साल पुराना ये टर्मिनस विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल में बनाया गया है। इसे डिज़ाइन किया था FW स्टीवंस ने और ये कुल 2.85 हेक्टेयर में बना हुआ है। इस जगह पे पहले बोरीबंदर रेलवे स्टेशन था जिसे रिप्लेस करके विक्टोरिया टर्मिनस बनाया गया। पहले इस टर्मिनस को विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। मार्च 1996 में चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और फिर 2017 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया गया। आप लोग तसल्ली से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सामने फ़ोटो खिंचा सको, इसके लिए सरकार ने बीचों बीच रोड के एक फोटोग्राफी के लिए एक छोटा सा एक जगह बना के रखा हुआ है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से पूरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस अच्छे से दिख रहा है। वो फोटोग्राफी वाली जगह से लेफ़्ट साइड का पोर्शन दिख रहा था। ये तो मतलब थोड़ा सा दिख रहा था और ये तो बिल्कुल ही लगभग ना के बराबर दिख रहा था। इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन यहीं से स्टार्ट हुई थी 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर और थाने के बीच, जिसमें 400 लोगों ने सफ़र किया था और इस 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेन ने 1 घंटे 15 मिनट में पूरा किया। और इसीलिए हर साल 16 अप्रैल को इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। CST के ठीक सामने है वड़ा पाव की दुकान। मुंबई आए और वड़ा पाव नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है? एंड इंटरेस्टिंगली हर साल 23 अगस्त को वर्ल्ड वड़ा पाव डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टॉप में चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ बॉम्बे मुंबई कब बना। 1508 में पुर्तगाली राइटर गैस्पर कोरिया ने अपने बुक लेजेंड्स ऑफ इंडिया में इस जगह को बॉम्बेम कहा। 17वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उन्होंने पुर्तगाली नाम को एंग्लिसाइज्ड करके बॉम्बे किया। लेट 20वीं सेंचुरी में इस सिटी को मराठी, कोंकणी, गुजराती, सिंधी भाषा में मुंबई कहा जाने लगा और हिंदी में बम्बई। नवंबर 1995 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सिटी का नाम ऑफिशियली मुंबई किया। कहा जाता है कि मुंबई नाम पड़ा मुंबा देवी से, जो कि यहाँ की नेटिव कोली कम्युनिटी की कुल देवता हैं। यह है आइकॉनिक काला घोड़ा स्टैचू। बाय द वे ये ओरिजिनल काला घोड़ा स्टैचू नहीं है, ओरिजिनल ये है। ये स्टैचू है किंग एडवर्ड 7 की, घोड़े पे बैठे, जो कि उस टाइम प्रिंस ऑफ वेल्स थे। 1965 को ये डिसाइड किया गया कि शहर में प्रोमिनेंट प्लेसेस से ब्रिटिश रूलर्स के स्टैचू को हटा दिया जाए और इसी वजह से इसे हटा के बाईखड़ा जू में रखा गया। और फिर 2017 में एक नया काला घोड़ा का स्टैचू यहाँ रखा गया, जो कि आप लोग देख रहे हैं। काला घोड़ा एरिया में ही मुझे दिखी है सबसे ऊंची बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि 1875 में इस्टेब्लिश किया गया कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद रॉयचंद द्वारा। ये बिल्डिंग 29 मंजिल ऊंची है
और 1970 से 80s के बीच में बनके तैयार हुई थी। मैं जा रहा हूँ अब चर्च गेट की तरफ और रास्ते में मुझे दिखा बीघा बहराम वेल, जो कि 1725 को बनाया गया था। एक प्लेस ऑफ वर्शिप है पारसी लोगों के लिए, और इसमें सिर्फ एंट्री है पारसियों के लिए ही, मतलब नॉन पारसी इसमें एंट्री नहीं कर सकते। ब्रिटिशर्स ने फोर्ट एरिया बनाया जिसके 3 मेन गेट थे। एक गेट से सेंट थॉमस चर्च की एंट्री थी। गेट को 1860s में डिमोलिश कर दिया गया और उसी जगह पे 1870s में रेलवे स्टेशन बनाया गया और उस स्टेशन का नाम चर्च गेट रखा गया। मैं खड़ा हूँ वानखेड़े स्टेडियम के ठीक सामने, और ये वही स्टेडियम है जहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अंदर जाने की परमिशन है नहीं, और तब परमिशन है जब यहाँ पे मैचेस हो रहे हो, वो भी एंट्री पास के साथ ऑब्वियसली। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो और स्टेडियम देखना चाहते हो तो वो अलाउ नहीं है अनटिल और अनलेस आप यहाँ पे क्लब के मेंबर हो। अगर क्लब के मेंबर नहीं हो तो बस बाहर से देख सकते हो, और यहाँ से फिर आप आगे जा सकते हो। मेरे ठीक सामने यहाँ पे मतलब वानखेड़े स्टेडियम के ठीक लेफ्ट में मरीन ड्राइव है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो चर्च गेट स्टेशन से होते हुए विनोद मांकत रोड होते हुए मैं वानखेड़े स्टेडियम मैंने देखने की चाह रखी, जो कि मैं देख नहीं पाया, और अब मैं हूँ यहाँ। यह है मुंबई का फेमस मरीन ड्राइव। 3.6 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच गिरगांव चौपाटी से लेकर नरीमन पॉइंट तक है, एंड ऑफिशियली इस रोड का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड। मरीन ड्राइव को क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सी शेप्ड में है, और रात में जब ये लाइट अप होता है तो एक नेकलेस की तरह दिखता है। ये एक परफेक्ट स्पॉट है सनसेट देखने के लिए, और यहाँ पे वॉक करना मैं कहूँगा एक फीलिंग है। अब वॉक करते करते मैं पहुँचा नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव का साउदर्न पॉइंट। तो जैसे गेटवे ऑफ इंडिया में मैंने फ़ोटो निकाली थी, नरीमन पॉइंट पे भी मैंने एक फ़ोटो निकालने के लिए दिया है। दिखाता हूँ मैं कैसे फ़ोटो है। इनका यही फ़ोटो पेपर जो कि लगभग इनको 7-8 रुपये पड़ता है। 8 रुपया किधर पड़ता है? मेरे को बताया जो गेटवे ऑफ इंडिया में कितना रुपये पड़ता है ये? 3 रुपये पड़ेगा। 3 रुपये का? हाँ। तो चलो मेरे को गेटवे ऑफ इंडिया में गलत बताया, यहाँ पे 3 रुपये का पड़ता है ये। अमेजिंग चीज़ ये है कि मेमोरी कार्ड डालने के बाद यहाँ पे फ़ोटो फ्लैश हो जाता है, और जो भी फ़ोटो आपको निकालनी है वो आप निकाल सकते हो। ये मेरी फ़ोटो आ गई है। इसे ये लोग प्लास्टिक में डाल देंगे, है ना? डाल देंगे ना प्लास्टिक में। डाल देंगे। मैंने जस्ट अभी एक इन्फॉर्मेशन गेन की है, तो सोचा आप लोगों को भी बता देता हूँ। बॉम्बे में पहले चलती थी फिएट पद्मिनी, मतलब जो टैक्सी थी वो फिएट पद्मिनी थी। अब आपको ज़्यादातर सेंट्रो देखने को मिलेगी क्योंकि फिएट पद्मिनी बंद हो चुकी है। मुंबई ने पिछले कई सालों में काफ़ी चेंजेस दिखे। उनमें से ये एक था कि पुरानी प्रीमियर पद्मिनी काली पीली टैक्सी अब रोड में नहीं दिखती, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन सारी टैक्सीज़ को बैन किया है जो कि 20 साल पुरानी है। पद्मिनी की मैन्युफैक्चरिंग 2000 में ही बंद हो चुकी थी। तो देखा जाए तो 2022 में अब आपको एक भी पद्मिनी टैक्सी देखने को नहीं मिलेंगी मुंबई की सड़कों पे। बॉम्बे की जो ओरिजिनल बस होती है लाल कलर की, वो मुझे बहुत कम देखने को मिल रही है। अब लगभग बसेस चेंज हो चुकी हैं, एसी बसेस आ चुकी हैं, लेकिन वो वाली जो बस है वो बॉम्बे की फील है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंडिया की पहली बस सर्विस बॉम्बे में चली थी, अफगान चर्च से क्रॉफर्ड मार्केट के बीच 15 जुलाई 1926 में। और इंडिया का पहला एयरपोर्ट भी बॉम्बे में बना, जुहू एयरड्रोम, 1928 में। और ये है मंत्रालय, और यहाँ पे आगे जाके है बस स्टॉप, वहाँ से मुझे बस मिलेगी। यहाँ की ये सीट इतनी ही है, मतलब इतने में कोई कैसे बैठ सकता है। यहाँ से मैंने बस पकड़ी कफ परेड के लिए। ये कफ परेड में एसपी सोमानी पार्क, यहाँ से आप काफ़ी अच्छा सनसेट देख सकते हो, लेकिन पार्क के एकदम ठीक ही पास में ही काफ़ी ज़्यादा कूड़ा है।
एसबी सुमानी पार्क के ठीक बाहर बैठते हैं WTC मनोज पास्ता। WTC मतलब है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पहले ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गेट नंबर 3 में बैठा करते थे, लेकिन अब ये यहाँ पे बैठते हैं। और इनका जो पास्ता है बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो इसमें अभी मैक्रोनी, आपका चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो है, और आपके अपने कुछ मसाले हैं। और अब इसमें आप डालेंगे वाइट सॉस, ये वाइट सॉस है, और अब डालें रेड सॉस। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि ये बनाते हैं कोयले में, मतलब कोयले में पास्ता बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं? पिंक पास्ता। दिखने में ये ऑरेंज है, लेकिन है ये पिंक पास्ता। चीज़ है। अच्छा, चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डालते हैं ये। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है यार। ऑनेस्टली मुझे पास्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बनाई है, एक बार तो खाना बनता है। अब मैं बढ़ा अपने आज के दिन के लास्ट स्टॉप की तरफ, ससून डॉक। 1875 में बना ये डॉक इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉक इन मुंबई। मेरे सामने ठीक जो ये नाव है, ये 15 दिन के बाद आई है, मतलब 15 दिन तक ये समुद्र में थी। और इनका सिस्टम ये है कि जब तक मछलियाँ इन्हें मिल नहीं जाती तब तक ये लोग वापस नहीं आते हैं। और मैंने ऐसे ही मजाक में पूछ लिया था कितना लेके जाते हैं ये डीज़ल, तो इन्होंने कहा कि 6000 से लेके 7000 लीटर तक डीज़ल लेके जाते हैं अपने साथ, है ना? कितना तो लेके जाता है? इतना लगता ही है। अच्छा, तो इन्हें कैसे पता चलता है कि अब अच्छा, कैमरा लगाए नीचे। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि कैमरा लगाए नीचे, मतलब नीचे कैमरा लगाते हैं और उसी से पता चलता है कि इस तरफ मछली ज़्यादा है और वहीं पे जाल बिछाता है। तो लंबा घेरा लगाते हैं ना। फिर मैंने आप लोगों को थलसेरी वाली वीडियो में बताया था एक सीन मेथड होता है, वही सीन मेथड यहाँ पे अपनाते हैं। लंबा सा घेरा बनाते हैं और जब मछलियाँ उस जाल में फंस जाती है फिर उसे खींच के नाव पे ले आते हैं, है ना? 15 दिन समुद्र में बिताने के बाद जब ये लोग आते हैं तो लगभग 13, 14, 15 टन मछलियाँ लेके आते हैं। इतना लगता ही लगता है। नहीं आ गया तो फायदा क्या है? सही बात है, मतलब इतना अगर लेके नहीं आते तो फिर फ़ायदा ही क्या है। खैर, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। और मैं मिलता हूँ मुंबई के एक और एपिसोड के साथ। बाय बाय।